हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ईशान अवस्थी एंड गाइस आज हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और गाइस ये वीडियो का पार्ट बी है, तो आपको पहले पार्ट ए देखना है फिर पार्ट बी पे आना है। तो गाइस आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में, जिसमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक है शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स। तो गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजीम, मतलब शॉक थेरेपी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। पोस्ट कम्युनिस्ट रेजीम मतलब कम्युनिस्ट जब चली गई थी तब उसके बाद क्या आया था, और उसके बाद शॉक थेरेपी आई थी तो वो उसने क्या इफेक्ट किया, कितना ड्रास्टिक इफेक्ट वो था, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट ओनरशिप टू बी डोमिनेट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब इसमें क्या बताया गया शॉक थेरेपी में कि जो प्राइवेट ओनरशिप होगी वो डोमिनेंट होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू कम्युनिस्ट में, जैसा कि उसमें स्टेट ओनरशिप थी, स्टेट के पास सारे राइट्स थे, सारे कंट्रोल थे। पर इसमें क्या था, प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए हर जगह। जहां पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था वहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल का। बेसिकली कैपिटलिज्म की पॉलिसी ये लोग अडॉप्ट कर रहे थे, वही आइडियोलॉजी को ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स, यहाँ तक कि जो स्टेट की एसेट थी यानी स्टेट की जो ओन्ड चीजें होती हैं वो तक कई बार प्राइवेट हो गई थी। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन वाज ड्यू टू कम्युनिज्म। ये कम्युनिज्म की वजह से हुआ था क्योंकि कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया था। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया था, इस वजह से ये हुआ था ट्रांजिशन। क्यों कोलैप्स हो गया था, क्योंकि हमने देखा जब सोवियत डिसइंटीग्रेट हो गया तो कुछ कंट्रीज कैपिटलिज्म अडॉप्ट करने लगी, जिसकी वजह से कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया। इसके बाद इट इन्वॉल्व्ड अ ब्रेकअप ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्री ऑफ सोवियत ब्लॉक, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जितने भी पहले जो ट्रेड चलते थे, जो भी स्टेट ओन करता था, जैसे रशिया वाज डोमिनेंट तो वो बेलारूस, यूक्रेन, जितनी भी अदर 14 कंट्रीज थी उसके सारे ट्रेड वो डील करता था। पर अब जब कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया, जब वो हट गया तो उसके बाद क्या हुआ, वो ये सारी जो उनकी पॉलिसीज थी वो भी सब हट गई, उनकी जो ट्रेड अलायंस थी वो भी हटनी पड़ी। तो गाइस दिस वाज शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम। अब हम लोग इसका टॉपिक भी पढ़ेंगे जो कि है कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी, मतलब ये सब जो हुआ था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कम्युनिज्म हटने के और प्राइवेटाइजेशन आने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या। अब शॉक थेरेपी की वजह से एक ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ा वहां की जनता के ऊपर, मतलब वहां पे लोगों को के ऊपर बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट हुआ इसका शॉक थेरेपी का, जिसकी वजह से गाइस वहां पे लोगों को के पास ब्रेड खरीदने के मतलब खाना रोटी खरीदने के पैसे नहीं थे। वहां का जो मिडिल मैन था वो गरीब होता जा रहा था, और जिसकी वजह से काफी सारे माफिया इमर्ज हो रहे थे जो कि क्या कहते हैं लोगों को लूट रहे थे, जिसकी वजह से और इनइक्वालिटी पैदा हो रही थी लोगों के बीच में। तो चलिए हम कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से पढ़ते हैं। इट ब्रॉट डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ एंटायर रीजन, मतलब पूरे एंटायर रीजन के बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट एडवर्सली इफेक्ट किया था इसने। वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन ड्रामेटिकली। रूबल क्या है, ये रशियन करेंसी है रूबल, ये इसकी वैल्यू बहुत डिक्लाइन हो गई थी ड्रामेटिकली, मतलब अब हो ही जाएगी जब इतना हमारा एकदम से हमारी जो आइडियोलॉजी है वही चेंज हो गई, हमारी जो कम्युनिज्म थी उससे हमारी कैपिटलिज्म आ गई, तो हमारी इकोनॉमी पे तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो वैल्यू होगी वो डिक्लाइन हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट विड्रू सब्सिडी विच पुश्ड लार्ज सेक्शन इनटू पॉवर्टी। अब जब गवर्नमेंट के हाथ में कुछ रहा ही नहीं, कम्युनिज्म हट गया, कैपिटलिज्म आ गया, तो गवर्नमेंट के ओन जितनी भी चीजें थी वो सब उसके हाथ से चली गई, तो गवर्नमेंट के पास कुछ था ही नहीं, तो वो वेलफेयर कैसे करती, तो उसने सारी सब्सिडीज वापस ले ली, जो भी उसने पुअर सेक्शन को दी थी या मिडिल मैन को दी थी वो सब वापस ले ली उसने। इसकी वजह से काफी पॉवर्टी बढ़ गई कंट्री में। इसके अलावा जीडीपी, अब जीडीपी भी कितनी फॉल डाउन हो जाएगी जब हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमारी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई थी पहले ही, उसके बाद और कम हो गई, तो क्या होगा, जीडीपी भी फॉल डाउन हो जाएगी। इसके अलावा माफिया इमर्ज विच लीड ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। माफिया इमर्ज हो गया था जब किसी के पास खाने को नहीं होगा, जब लोग भूखे होंगे तो वो क्या करेंगे, दूसरे लोगों को लूटना स्टार्ट करेंगे। तो वही वहां रशिया में हुआ, लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो दूसरों को लूटना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से काफी जो रिच सेक्शन थे उनको भी काफी नुकसान हुआ और मिडिल मैन को भी बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बहुत इनइक्वालिटी और इनजस्टिस प्रिवेल करने लगी उस सोसाइटी में, रशियन सोसाइटी में ड्यूरिंग 1998 के टाइम पे।
इसके बाद इकोनॉमी स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, 10 years after their independence. After their independence इन 2000 में, मतलब ईयर 2000 में इनकी इकोनॉमी फिर से रिवाइव करने लगी, मतलब सही होने लगी, थोड़ी ठीक होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि रशिया के पास, मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि ये बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट था, इसके पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे जो जिसकी इसके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी, जो ये एक्सपोर्ट कर सकता था डिफरेंट कंट्रीज में, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी रिवाइव होने लगी, इसके पास पैसे आने लगे, तो इकोनॉमी इसकी ठीक होने लगी, धीरे धीरे हील करने लगी। लाइक रीजन फॉर रिवाइवल was export of natural resource like oil, natural gas and minerals. इसकी वजह से इसकी इकोनॉमी रिवाइव करने लगी। So guys, this was the consequence of shock therapy. इसके बाद अभी हम बात करेंगे टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में। अब गाइस जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट। वो भी कब की? प्रायर सोवियत की, मतलब जो भी डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे और जब हमारा ये शॉक थेरेपी हुई थी, और इससे पहले भी जो भी रशिया में टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जो सिविल वॉर्स हो रहे थे और जो सेशनिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, उसके बारे में ये है टॉपिक। टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट जो भी रशिया में चल रही थी उस टाइम पे, रशिया नहीं सॉरी यूएसएसआर में, मतलब रशिया तो बाद में बना ना जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, उससे पहले जब जितनी भी टेंशन्स एंड सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्टेशंस चल रही थी, कन्फ्रंटेशंस, उसमें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक विटनेस्ड मेनी सिविल वॉर्स, मतलब काफी सारे सिविल वॉर्स हो रहे थे कंट्री के अंदर, काफी सारे लोग खुश नहीं थे, नाखुश थे लोग गवर्नमेंट से, तो वो लोग सिविल वॉर कर रहे थे, जो कि काफी सारे सिविल वॉर देखने को मिले हमें फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक में। इसके अलावा इन रशिया 2 रिपब्लिक्स चेंजिया एंड डेंगेस्टन हैड वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट, मतलब यहाँ पे सेशनिस्ट मूवमेंट हुए थे अलग होने के लिए, ये सेशनिस्ट मूवमेंट हुए थे ताकि ये जो दो है कंट्रीज रशिया के विद इन रशिया ये अलग हो सके। इसके अलावा तजिकिस्तान विटनेस सिविल वॉर फॉर ऑलमोस्ट 10 years। तजिकिस्तान में तो 10 साल तक ऑलमोस्ट सिविल वॉर चलता ही रहा था, मतलब जस्ट लाइक कोल्ड वॉर होता है दो कंट्रीज के बीच में, ये सिविल वॉर चलता रहा था 10 साल तक विद इन अ कंट्री तजिकिस्तान में। इसके बाद सीज़ोस्लोवाकिया was divided into 2 seas and the Slovaks thus forming the independent country। ये जो country थी within USSR, this was also divided into two countries, 2 small countries, seas and Slovaks। ये भी further divide हो गई थी 2 countries में, ये वाली country सीज़ोस्लोवाकिया। इसके अलावा यूगोस्लेविया was also broke apart into Croatia, स्लोवेनिया एंड बोल्सेनिया एंड हर्जोगेवेनिया डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी इसी टाइम में जब ये कन्फ्रंटेशन चल रही थी, जब ये डिसइंटीग्रेशन चल रहा था 1991 के टाइम पे या उसके बाद, तो इन्होंने अभी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, जिसमें से काफी सारी कंट्रीज उसके बाद इंडिपेंडेंस उन्होंने अपनी डिक्लेयर करी थी, जो कि बहुत गरीब कंट्रीज हो गई थी आफ्टर जो भी डिसइंटीग्रेशन हुआ था और शॉक थेरेपी हुई थी, तो इन्होंने अपने आप को अलग करना ज्यादा प्रेफर किया। सो गाइस दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। अब गाइस यहाँ पे हमारे लास्ट टॉपिक पे हम आ गए, जिसका नाम है इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री मतलब रशिया की बात हो रही है। वैसे तो इंडिया ने काफी सारी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखे थे, बहुत ही वार्म रिलेशंस थे, पर इसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा जो हमें रिलेशन देखने को मिलता है वो किसके साथ है? वो रशिया के साथ है। हम आज भी चाहे तो देख ले, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस बहुत बेटर है इन कंपैरिजन टू द होल वर्ल्ड। सो गाइस हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं, इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो इंडिया मेंटेन कॉर्डियल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद रशिया, मतलब कॉर्डियल मतलब मोस्ट वार्म रिलेशन, बहुत हेल्दी एंड अच्छा रिलेशन, और स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड है इंडिया और रशिया के बीच में। इसके बाद बोथ कंट्री शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है जो कि किसी के साथ एलाई ना बनना, और एक वर्ल्ड हो उसमें बैलेंस बना रहे और कोई एक सुपर पावर ना हो, सब बैलेंस हो, मतलब मल्टीपोलर हो। सो वही विजन रशिया का भी है। इसकी वजह से दोनों की आइडियोलॉजी एक तरह से कहीं ना कहीं मैच करती है। बोथ कंट्री शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब काफी सारे उसमें रूल करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री डोमिनेंट हो गई, बाकी सब सबमिसिव या सबको सप्रेस करने वाली हो, ऐसा नहीं, सब मल्टीपोलर होना चाहिए। इंडिया गॉट बेनिफिट्स
Russia over issues like Kashmir, energy supply and balancing its relation with China. अब इंडिया को काफी बार रशिया ने सपोर्ट किया है. कैसे कैसे कभी चाइना से हमारा वॉर हुआ तो उसमें हमारी है हमें मतलब एज ए इंटरमीडिएट वर्क किया और दोनों के रिजॉल्व करने की कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश की. इसके अलावा कश्मीर इशू में इसने सिर्फ रशिया ने हमारे लिए आवाज उठाई थी, तो उस वजह से इंडिया को बेनिफिट हुआ. और एनर्जी सप्लाई में भी काफी बार वर्ल्ड में ऐसा बोला गया कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं कर सकता या फिर एनर्जी का यूज नहीं कर सकता, पर रशिया ने उसमें भी हमारे लिए आवाज उठाई थी वर्ल्ड ऑर्डर पे. सो गाइस इसलिए इंडिया काफी बार बेनिफिट हुआ है ड्यू टू रशिया. इसके अलावा रशिया को क्या बेनिफिट हुआ है इंडिया से कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है रशिया के लिए टू सेल देयर आर्म प्रोडक्ट्स. लाइक रशिया गॉट बेनिफिट फ्रॉम इंडिया एज इट इज सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया. ये सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए. हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं. रशिया हमको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है. बोथ कंट्री कोलैबोरेटेड ओवर मेनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स. बोथ कंट्रीज ने क्या किया है, काफी बार कोलैबोरेट किया है साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, काफी सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, और वो आगे भी करता रहेगा. ये ऐसा इंडिया और रशिया का विजन है. तो हमारे ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वीट रिलेशन थे हमारे इंडिया के और रशिया के. सो गाइज इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बोर्ड्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. सो गाइज important questions. Here are some important questions which are most repeatedly asked in the board exams. What was the shock therapy? Causes for disintegration of USSR? Explain Gorbachev's reform policy. How did USSR revive its economy? And fifth, mention some features of Soviet society. So guys, these were some important questions which are most frequently asked in the board exams. So guys, I hope this video helped you a lot for your preparations. Guys, all the best from my side, and do subscribe to my channel for more related videos. Thank you guys for watching.